तो फाइनली इंतज़ार की घड़ियां हुई ख़त्म। आखिरकार रेलवे वालों ने हमारी प्रार्थना सुनी और अब जाके उन्होंने +2 वालों के लिए जो है वैकेंसी बाहर करी, और वो भी 1-2 नहीं, वैकेंसी आई है भाई साहब लगभग 3,500 के आसपास। 3,445 पोस्ट निकले हैं। बहुत वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है। हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए, तैयारी तो होगी, लेकिन तैयारी से पहले इन्फॉर्मेशन भी तो जान लेना कि आखिर भैया एग्ज़ाम है किस चीज़ के बारे में, कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, अभी सिलेबस क्या क्या होने वाला है, और एग्ज़ाम पैटर्न में कहीं कुछ चेंजेस तो नहीं आए हैं। सब जानेंगे एक ही वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पेशेंस बनाए रखिए। एक ही वीडियो में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। फॉर्म फिलअप करते समय गलती मत कीजिएगा, वरना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैसे भुगतना पड़ेगा आगे चल के बताने वाला हूँ। तो ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आरआरबी की तरफ से आई है 20 तारीख, यानी कि कल ही रिलीज़ हुई है। फॉर्म आप भर सकते हैं 21 तारीख, यानी कि आज से, आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 21 तारीख को, 21/9 से लेकर 20/10 तक, रात 12 बजे तक, 12 बजे से 1 मिनट पहले तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट की जहाँ तक बात है, जी फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी, हालांकि वो रिफंडेबल होती है, बाद में बताऊँगा मैं आपको कैसा। 500 रुपीज़ की फ़ी होगी या फिर 250 की होगी। किसके लिए 500 है, किसके लिए 250, आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ़ी पेमेंट की आखिरी डेट है 22 तारीख। और ये जो एक मॉडिफिकेशन विंडो है, ये मॉडिफिकेशन विंडो क्या होता है, बाकी मान लीजिए फॉर्म भरते समय आपने कुछ गलती कर दी, कहीं कुछ नाम में गड़बड़ हो गया, या कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक है जिसे आप बदलना चाहते हैं, तो एक 250 रुपीज़ की नॉन रिफंडेबल फ़ी देकर आप उसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। उसकी डेट ये थोड़ी सी छिप गई, 23/10 से लेकर 1/11 तक है। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ इसे सो दैट क्लियरली आपको नज़र आ जाए। हाँ, 23/10 से लेकर 1/11 तक आप उस इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर आपने कुछ गलती भर दिया है तो। हालांकि प्रयास कीजिए कि गलती ना भरें, इसलिए तो वीडियो बना रहा हूँ भाई साहब। ठीक है, तो कौन कौन से पोस्ट के लिए आपके एग्ज़ाम हैं? कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, टीसी जो होता है ना, ट्रेन्स क्लर्क, उसके बाद अकाउंटेंट, एंड उसके बाद जूनियर क्लर्क, अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इन 4 पोस्ट के लिए जो है आपके वैकेंसीज अभी निकले हैं। सैलरी, उनकी इनिशियल सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो कितनी रहेगी देखिए। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का है 21,700, अकाउंटेंट का है 19,900, बाकी दोनों का भी 19,900 रुपये है। ये आपकी इनिशियल सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। एक चीज़ यहाँ आप देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं, B2, C2, C2, A3। भाई साहब ये क्या है आगे चल के अगले स्लाइड्स में मैं आपको दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें क्या है, घबराने की बात नहीं है। एज की जहाँ तक बात करें तो सबसे बड़ी खुशखबरी एज में ही आई है। ये जो 18 से 30 लिखा हुआ है ना, असल में 18 से 30 नहीं है, 18 से 33 है। कम से कम 18 साल के लोग और ज़्यादा से ज़्यादा 33 साल के लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। हालांकि फिर इसमें एज रिलैक्सेशंस भी हैं, और अलग अलग पोस्ट की जो अलग अलग वैकेंसीज़ है ना, वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। चेक कीजिए और देखिए, जैसे मैंने आपसे बताया था 3,445। और ये जो 3 साल एक्स्ट्रा आपके एज में दिया गया है ना, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये जो कोरोना आया था ना बीच में कमबख्त, उसके वजह से 3 साल का हमें फ़ायदा हो गया यहाँ पर। 3 साल बड़े लोग भी, या 3 साल एक्स्ट्रा जो हमें एज रिलैक्सेशन में यहीं पर मिल गया। फिर बाद की जो एज रिलैक्सेशन है वो तो है ही। आगे चलते हैं, अगले स्लाइड में देखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि वो लोग जो 12th देने वाले हैं, ठीक है, जो अपना फाइनल एग्ज़ाम जिन्होंने दिया नहीं है, उन्हें भाई साहब अप्लाई नहीं करना चाहिए। वो क्वालिफाई ही नहीं करते, एजुकेशनली वो क्वालिफाई नहीं करते हैं, दे शुड नॉट अप्लाई। याद रखिएगा, अगर आप 12th में हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना है, आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, यू आर नॉट एलिजिबल। एग्ज़ाम की जहाँ तक बात करें क्या क्या स्टेजेस हैं, तो 2 स्टेजेस हैं टेक्निकली। देखिए, देयर शैल बी 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT जो होता है ना, तो 2 स्टेज में होगा, स्टेज 1, स्टेज 2, आगे चल के उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद एक कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट है। ये सारे पोस्ट के लिए नहीं है, 2 पोस्ट के लिए है, 2 पोस्ट के लिए नहीं है। किसके लिए है, नहीं है, आगे देखेंगे। एग्ज़ाम जब आप देंगे ना, नेगेटिव मार्किंग का स्कीम अभी भी है। 1/3 मार्क्स जो हैं आपके, जितने भी एक क्वेश्चन में फुल मार्क्स होंगे, उसके 1/3 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग में कट जाएंगे। तो देखिए, नेगेटिव मार्किंग है, गलत क्वेश्चन को एकदम छूना भी नहीं है, बिल्कुल छूना नहीं। अच्छा, अभी कुछ देर पहले हम मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे थे। A3, B2, C2 क्या है, ये रहा, ये है वो सारा मेडिकल स्टैंडर्ड्स जिसमें आपको
जनरल फिटनेस तो फिजिकली आपको फिट होना ही पड़ेगा हर एक एस्पेक्ट में। विजुअली आपको कितना फिट है, आँखों की जो रोशनी है वो कितनी होनी चाहिए, वो यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है। आप वीडियो को एक बारी पॉज करें, 10-12 सेकंड 15 सेकंड का समय लें और इसे पूरा पढ़ लीजिए एक बार। और अगर आपके आंखों में दिक्कत है तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लीजिए कि इनमें से जो भी क्वालिफिकेशंस हैं वो आप क्वालिफाई, मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं। एग्ज़ाम के पहले ये चीज़ जान लेना बेहतर होता है। एग्ज़ाम के बाद अगर ये सब आपको पता चले तो शायद समस्या हो सकती है ना। इसके बाद क्या देख रहे हैं, वही एज रिलैक्सेशन वाली बात जहाँ से आ गई थी, जो 1/1/2007 के बाद आपका जन्म तारीख जो है वो नहीं होना चाहिए। अनरिजर्व्ड एंड EWS वालों के लिए 2/1/1992 से पहले नहीं होना चाहिए। OBC जो नॉन क्रीमी लेयर हैं वो 2/1/1989 से पहले नहीं होने चाहिए। एंड SC/ST जो है वो 2/1/1987 से पहले नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये आपकी अपर एज लिमिट है, ये लोअर एज लिमिट है। 2007 के बाद यदि कोई पैदा हुआ है तो वो इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये देखिए, ये आपकी एज रिलैक्सेशन के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। पहले तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन कोरोना भाई साहब की वजह से हमें मिल गया। उसके बाद ये जो नॉर्मल एज रिलैक्सेशन होता है सभी एग्ज़ाम, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में जो हमें दिया जाता है वो सारा ब्यौरा उसका यहाँ पर लिखा हुआ है। आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, एक एक करके आप पढ़ सकते हैं। हर एक कैटेगरी में अनरिजर्व्ड EWS होता है, OBC नॉन क्रीमी लेयर होता है, SC/ST होता है, हर एक कैटेगरी में है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन हो, PWD हो, हर एक कैटेगरी में एक्स, उसके बाद और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो जिस हिसाब से आपका एज रिलैक्सेशन बनता है इसे चेक कर लीजिए। ये नहीं कि भाई साहब आप 60-70 के हो गए और फिर भी एग्ज़ाम देने के लिए आ गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना। एज आप देख लीजिए, अगर आप कैटेगरी के अंदर आते हैं, एज अगर आपकी बची हुई है तो ही आप फॉर्म फिलअप जो है वो कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये एग्जामिनेशन फ़ी की जो मैं बात कर रहा था आपसे, 500 रुपये आपको फॉर्म फिलअप जो है वो करना पड़ेगा। ये किन के लिए है? फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरीज मैंशनड बिलो एट सीरियल नंबर 2। सीरियल नंबर 2 पे जिन जिन लोगों को नहीं भरना है ना, उनके कैटेगरीज दिए हुए हैं, एक्चुअली इसी में दे दिया गया है। ठीक है, इसमें देखिए PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, इन लोगों को 250 रुपये का फ़ी देना है। बाकी सभी लोगों को 500 रुपये का फ़ी देना है। लेकिन जब आप पहला स्टेज का टेस्ट दे चुके होंगे ना तो 400 रुपये वापस आ जाएंगे। तो बैंक अकाउंट का डिटेल्स भी आपको भरना पड़ेगा। अगर आपके पास अपना बैंक अकाउंट नहीं है, आप किसी दूसरे का भी बैंक अकाउंट भर सकते हैं, मगर प्रयास कीजिए आपके नाम का बैंक अकाउंट हो तो बेहतर। ठीक है ना, उन 500 में से 400 आ जाएंगे और ये जो 250 आपने जमा किया था इसमें से बैंक के थोड़े बहुत चार्जेस काट के बाकी सारे पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। क्लियर। अगली बात रहती है EBC एंड EWS। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं कि ये दोनों एक ही है। नहीं भाई साहब, ये दोनों अलग हैं। EBC जो होता है ना, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास होता है, और EWS होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में वो लोग आते हैं जिनका फैमिली इनकम, ठीक है, फैमिली इनकम साल का 50,000 से कम है, केवल वो लोग EBC में आते हैं। EWS में कौन आते हैं? देखिए, EWS का पूरा कच्चा चिट्ठा जो है यहाँ लिखा हुआ है। आपका 5 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड या उससे अबव है तो आप नहीं आते हैं। अगर आपका रेसिडेंशियल फ्लैट है 1000 स्क्वायर फुट का तो आप EWS में नहीं आते हैं। या रेसिडेंशियल प्लॉट है 100 स्क्वायर यार्ड का तो भी आप नहीं आते हैं। या रेसिडेंशियल प्लॉट है 200 स्क्वायर यार्ड का अदर एरियाज दैन द नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी के अलावा कहीं और अगर आपका 200 स्क्वायर यार्ड से बड़ा एरिया आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप इकोनॉमिकली वीकर रिजर्वेशन में नहीं आते हैं। तो बहुत ध्यान से, बिल्कुल गवर्नमेंट को बेवकूफ़ ना समझें, उनके पास सारा कच्चा चिट्ठा ब्यौरा रहता है आपका, तो झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो झूठी फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल प्रयास कीजिए जल्द से जल्द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट जो है वो आप बना लें। देखिए, सर्टिफिकेट आपके पास होगा, फ़ायदा ज़रूर होगा। प्रयास कीजिए इसे अपडेटेड रखने का हमेशा। पुराना है बहुत अच्छा है, नया वाला बनवा लीजिए, अभी भी समय है। अगर जिन लोगों ने नहीं बनाया है, याद रखिए ये सारी जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, ये फाइनेंशियल ईयर के बाद चेंज हो जाती हैं। फाइनेंशियल ईयर हमारा अप्रैल 1 से शुरू होता है, मार्च 31 को ख़त्म हो जाता है। तो अप्रैल 1 के बाद से अगर आपने नहीं बनवाया हुआ है 2024-25 वाला तो ज़रूर बनवा लीजिएगा उसे। ठीक है। अगला क्या रह गया हमारा ये देखिए, एग्ज़ाम का पैटर्न आपका कैसे रहने वाला है। तो पहला जो टेस्ट होगा ना आपका, वो 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा।
जनरल अवेयरनेस यानी जीके के क्वेश्चंस 40 होंगे, मैथमेटिक्स के 30 रह जाएंगे, और रीजनिंग जो होता है ना, रीजनिंग जनरल रीजनिंग जिसको आप कहते हैं, उसके भी 30 रह जाएंगे, यानी टोटल क्वेश्चंस हो गए 100। समय कितना है? 90 मिनट। सिलेबस क्या क्या है आगे के स्लाइड्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप CBT 1 क्लियर कर जाते हैं तो आप CBT 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगेन समय उसमें भी आपका 90 मिनट ही रहेगा, लेकिन जीके के क्वेश्चन जो है वो 40 से बढ़कर 50 हो जाएंगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन 30 से बढ़कर 35, और रीजनिंग के क्वेश्चन भी 30 से बढ़कर 35 हो जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चन अब कितने हो गए? 120। पहले 100 थे, ये पार करना ऐसे ही बहुत कठिन था, अब 120। नानी याद तो यहीं आ जाने वाली है। खैर कोई नहीं। और जो सिलेक्शन होगा ना, ये जो CBT 1 से CBT 2 में जाएंगे तो ये 15 टाइम्स ऑफ द एक्चुअल वैकेंसी, हर एक कम्युनिटी में जितनी भी वैकेंसी है उसका 15 गुना तक कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे CBT 2 के लिए। CBT 2 क्लियर करने के बाद फिर आप CBT 3 तो नहीं है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट है, उसके लिए आप क्वालिफाई करते हैं। अगला देखिए, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये जो कमर्शियल टिकट अकाउंट्स, जूनियर क्लर्क और ट्रेंस क्लर्क, इनके लिए CBT 1 एंड CBT 2 सबके लिए सेम है। ये जो टाइपिंग स्किल मैं कह नहीं रहा था सब में नहीं देना है, ये केवल 2 में देना है। ये जो टाइपिस्ट वाले 2 पोस्ट है ना, उनके लिए ही टाइपिंग स्किल टेस्ट है, बाकी दोनों के लिए नहीं देना है। ओके, तो मेरे ख्याल से तो आपको टाइपिंग स्पीड की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि कौन से पोस्ट में आपको मिलेगा इसका तो कोई भरोसा नहीं है। टाइपिंग स्पीड जो है वो तैयारी करते रहिए, 40-50 के आसपास, 40-45 के आसपास अगर स्पीड आपकी है तो बहुत अच्छी स्पीड है। हाँ भैया, ये आ गई आपकी सिलेबस, ये रहा। ठीक है, बहुत समस्या रहती है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो लीजिए पूरा उन्होंने दे दिया है डिटेल्ड सिलेबस एकदम, कि मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, GS में GA में क्या पढ़ना है, आपको पूरा डिटेल एकदम दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। हम इस चैनल पर तो फिर NTPC का बैच लाने ही वाले हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब करके रखिए पहले से, कि बैच ऐसा ना बैच आए, ख़त्म हो जाए, एग्ज़ाम आ जाए, उसके बाद फिर आप मुझे कहीं ढूंढते रहें यूट्यूब पर। सब्सक्राइब करके जाइएगा। हाँ, जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो इन 2 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। फ़ोटो जो आप अपलोड करेंगे ना, फ़ोटो वो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए या PDF फॉर्मेट में। PDF फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, फ़ोटो JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। उसका साइज़ बड़ा मैटर करता है। ठीक है, वो 30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए साइज़ उसका। सिग्नेचर भी आपका 30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए। और ये जो SC ST की सर्टिफिकेट होती है ना, ये आपको 500 KB तक आप डाल सकते हैं, और यही आपको PDF फॉर्मेट में डालना है। सिग्नेचर और फोटोग्राफ तो आपका JPEG फॉर्मेट में होगा, मगर सर्टिफिकेट जो है वो PDF के फॉर्मेट में रहेगा। अगर आप स्क्राइब लेते हैं अपने लिए, यानी आपके बदले अगर कोई दूसरा लिखने के लिए जा रहा है, तो उसकी फ़ोटो भी होनी चाहिए, और वो भी 30 से 70 KB के बीच में। यहाँ पर सिग्नेचर का स्पेसिफिकेशन सारा दिया हुआ है कि आपको वाइट पेपर पर ही लिखना है, ब्लैंक वाइट पेपर पे, और ब्लैक पेन में ही लिखना है। इंक पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। रनिंग हैंड राइटिंग में लिखना है, ठीक है, ब्लॉक लेटर, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखने हैं। JPEG फॉर्मेट में उसको भी रखिए। डायमेंशंस उसके दिए हुए हैं यहाँ पर, बहुत मतलब समस्या वाली बात नहीं है। ऑनलाइन आप जाएंगे ना तो गूगल पे सर्च कीजिएगा कैसे डायमेंशन सेट करते हैं, आप आराम से सेट कर पाइएगा। ठीक है, और साइज़ उसका भी 30 से 70 KB होना चाहिए आपका। ठीक, तो ये बात हो गई आपकी फ़ोटो की और सिग्नेचर की। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कहाँ पर, मॉडिफिकेशन। अगर आपने कोई गलती कर दी है, फॉर्म भरते समय हो जाता है, ह्यूमन एरर होता है, अगर गलती हो गई तो समस्या वाली बात नहीं है। 250 रुपये का एक फ़ी देकर आप उसे चेंज करवा सकते हैं। डेट ऑलरेडी पहले स्लाइड में हम लोगों ने देखा हुआ है, कब से कब तक भर सकते हैं। हालांकि ये नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं होगा। मान लीजिए आपने भर भी दिया, बाद में आपको याद आया नहीं गलती तो मैंने भरा ही नहीं था, तो सही भरा था, तो 250 एक बार आपने दे दिया तो दे दिया, दोबारा फिर वो वापस नहीं होने वाला है। हाँ, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि अगर आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया है RRB के वेबसाइट पर, तो उस अकाउंट में जो भी डिटेल आप फिलअप करते हैं, और दूसरी बात जो भी RRB आप सिलेक्ट करते हैं, बहुत सारे जोन्स हैं, अलग अलग रेलवे के जोन से, तो जो भी जोन आप सिलेक्ट करते हैं उसे चेंज नहीं कर पाइएगा, और अकाउंट बनाते समय जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दिया था उसे भी चेंज नहीं कर पाइएगा। तो इन दोनों को बनाते समय अगर आप पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो ज़्यादा ध्यान दीजिए, ज़्यादा सतर्क रहिएगा। क्लियर है? चलिए, ये आ गई आपकी अलग अलग जोन्स। कौन कौन से जोन्स हैं, किस जोन में आपको भरना है, आप अपने सहूलियत के हिसाब से देख लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। किस जोन में कितनी वैकेंसी है इसकी भी सारी डिटेल जो है रेलवे वालों ने दी है, आगे के स्लाइड्स में मैं आपको दिखा दूंगा, या जो आपके घर के पास है जहां आप जाना चाहते हैं, जो आपको बढ़िया लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट्स दिए हुए हैं, नंबर भी दिए हुए हैं, क्वेरी अगर आपको कुछ रही तो आप फ़ोन करके इस पर भी जांच सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, ये रही आपकी वैकेंसी टेबल। ठीक है, हर एक जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है सारा डिटेल उन्होंने दिया हुआ है। पहले आते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद में टोटल 210 पोस्ट हैं।
इसके बाद अजमेर में टोटल 71 पोस्ट हैं, 71 पोस्ट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आइए कहाँ, बेंगलुरु में 60 हैं, भोपाल में 58, भुवनेश्वर में 56 हैं। ओके, मैं उड़ीसा से हूँ तो मुझे भुवनेश्वर से पर्सनल लगाव है। इसके बाद बिलासपुर देखिए 152, चंडीगढ़ की बात करें 247, चेन्नई की बात करें 194। जनरली ये सारे जोन्स में वैकेंसीज जो है ना ज़्यादा रहती हैं। गोरखपुर की बात करें 120, गुवाहाटी 175 आ जाते हैं। जम्मू श्रीनगर ये जो है ना छिप गया है, ठीक है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, लास्ट स्लाइड में मैंने इसे फिर से ऐड किया है। उसके बाद आइएगा कोलकाता, देखिए भाई सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ है, कोलकाता, याद रखिए, हो सकता है सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस भी इधर ही पड़े, तो 452 उधर हैं। उसके बाद कम हो जाता है थोड़ा सा, मालदा में 12 हो जाते हैं। अरे नहीं, कोलकाता में तो 452 है। मुंबई में देखिए तो 700 पार करने के लिए जा रहा है। एक समय में 700 जो है ना टेस्ट क्रिकेट में बना करते थे इतने रन, आजकल नहीं बनते भाई साहब, हालांकि इंडिया बांग्लादेश का मैच चल रहा है, ठीक है। उसके बाद कहाँ आते हैं हम, मुजफ्फरपुर में 68, पटना में भाई साहब 16, और प्रयागराज में भी अच्छा खास, बहुत अच्छा 389, 389 पोस्ट के आसपास जो है यहाँ भी दिया हुआ है। फिर आ गए हम रांची में 76, और सिकंदराबाद में 89 है। और यहाँ हम सिलीगुड़ी में 42, तिरुवनंतपुरम अच्छा 112 है, अच्छा। उसके बाद उन्होंने ग्रैंड टोटल कर दिया था 3445, मैं तो देख कर डर ही गया, मैं क्या सिर्फ तिरुवनंतपुरम में इतने हैं क्या, ये ग्रैंड टोटल था। देखिए जम्मू श्रीनगर मैंने कहा था ना छिप गया था, मैंने यहाँ ऐड कर दिया 147। तो आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं, आपको जहाँ भी फॉर्म फिलअप करना है आप कर सकते हैं। हालांकि जोन एक बार आपने सिलेक्ट कर दिया तो उससे बदला नहीं जा सकता है। अगली बार जब फॉर्म फिलअप करना होगा तभी आप जोन बदल पाए, अगली बार मतलब अगली बार जब नई वैकेंसी आएगी तब। और रेलवे की वैकेंसी तो बहुत जल्दी आती है, पता तो है आपको, तो ये गलती ना करें, ध्यान से फॉर्म फिलअप करें, ठीक है। मुझे लगता है इतने में आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट आपका रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं पर्सनली उन सभी कमेंट्स को पढ़ूंगा और उसको रिप्लाई करने की जल्दी से जल्दी जो है कोशिश करूंगा। अगर ऐसा लगा कि उस डाउट के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए तो एक वीडियो और आपके डाउट्स के ऊपर भी लेके आ जाएंगे, ठीक है। जल्द से जल्द फॉर्म भरिए, जल्द से जल्द तैयारी कीजिए। जल्दी ही हम एनटीपीसी का बैच लाने वाले हैं ऑनलाइन। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे, बाय बाय।